नमस्कार, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सागर मिर्ज़ापुरी अपने YouTube चैनल हीरामन राम राम कह पे आप सभी का स्वागत करता हूं। रसोई के कार्य में एक और वीडियो में ऐड कर रहा हूं। कांकुन के खीर, गोभी के खीर पर एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, सामा के खीर पर एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और आज बारी है कांकुन की खीर। मोटे अनाजों में सामा, कोदो, कांकुन, कुटकी, ये बहुत ही पुराने और बड़े ही मशहूर बाजरा अन्न है। ये सब मिलेट्स हैं, मिलेट्स की श्रेणी में आते हैं। काकुन भी कहते हैं, कांकुन भी कहते हैं, कंकु भी कहते हैं, टांगुन भी कहते हैं, कंगनी भी कहते हैं। कंगनी ज़्यादा प्रचलित नाम है इसका। इंग्लिश में इसे फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं और इटालियन मिलेट, जर्मन मिलेट, हंगेरियन मिलेट भी इसको कहते हैं। इसको चीनी बाजरा भी कहते हैं। आइए शुरू करते हैं कंगनी के खीर बनाने की प्रक्रिया। मोटे अनाज, चाहे सामा हो, चाहे कोदो हो, चाहे काकुन हो, चाहे कुटकी हो, इनका कुछ भी आप बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, भात बना रहे हैं, चाहे खीर बना रहे हैं, तो इसके लिए एक निर्देश है कि इनको 3-4 घंटे पहले भिगो के रख देना चाहिए। तो मैंने इसको ये भिगो के रखा हुआ है, बहुत थोड़ा सा, लगभग 3.5 घंटा हो गया हमको भिगोए हुए। अब इसको मसल के हम लोग 2-3 बार पानी से धो लें ताकि ये साफ हो जाए। धोते समय मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि सामा जब मैं धोया था तो उसमें इतना गंदा पानी नहीं हुआ था जितना इसमें हो रहा है। मुझे लगता है इसके पीछे कारण ये है कि सामा जो मैंने मंगाया था वो ऑनलाइन मंगाया था, बहुत साफ़ सुथरा ऑर्गेनिक सामा था, इस महंगा भी था बहुत। और ये जो कांकुन है ये मैंने लोकल बाज़ार से यहीं से लिया हुआ है। छिलकेदार कांकुन मैंने लिया, उसको ओखली में कूट करके छिलका उतारा, खरल में कूट के छिलका उतार दिया और इस तरीके से कांकुन के चावल तैयार हो गए। अब उखली में कूटा गया इसलिए मटमैलापन और आ गया है, मुझे ऐसा लगता है। धोने के बाद भी मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो समा के चावल हैं वो कंगनी के चावल के मुकाबले थोड़े गोरे हैं। इसमें थोड़ी सी लालिमा ज़्यादा दिख रही है। दूध एक तरफ मैंने रख दिया है गाढ़ा होने के लिए और इधर का भी बर्नर अब हम ऑन कर देते हैं। और इस बर्तन में देसी घी थोड़ा सा डाल रहे हैं। खीर बनाते समय मैं ये सहजता ज़रूर हूँ आपको कि देसी घी डालते समय थोड़ी सावधानी बरतिएगा। इतना घी न डाल दीजिए कि खीर खाते समय फिर घी का बास आए, क्योंकि उस समय घी का जो बास आएगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए घी की मात्रा थोड़ा संभाल के, ज़्यादा ना होने पाए। हमने डाल दिया है। अब इस घी को थोड़ा गर्म होने दें, तब तक मैं कांकुन को एक पानी और धो लूँ। मोटे अनाज खाने का चलन अंदाजन मैं बता रहा हूँ लगभग 50-60 साल से प्रायः खत्म होता जा रहा है। सामा, कोदो ये ज़्यादा सुने होंगे आप, कंगनी आप थोड़ा कम सुने होंगे। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में हेडक्वार्टर पर रहता हूँ और यहाँ की मार्केट में हमको कंगनी उपलब्ध है, जबकि कंगनी की खेती उत्तर प्रदेश में प्रायः न के बराबर होती है। और कंगनी की खेती साउथ इंडिया में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ज़्यादा होती है। और मैं आपको बताऊं, साउथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में कंगनी की खेती होती है, राजस्थान में होती है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसकी खेती होती है।
कंगनी पक्षियों के लिए सर्वोत्तम अन्न माना जाता है। ये पक्षियों के लिए बेहतरीन अन्न इसको माना जाता है और इसका अनुभव हमें भी है। मैं अपने घर के बाहर जो बाउंड्री है, चारदीवारी है, उसके ऊपर मैं चिड़ियों के लिए दाना डालता हूँ सुबह। तो कांकुन ही डालता हूँ मैं और चिड़िया उसको खाती हैं बड़े शौक से। एक छोटी छोटी चिड़िया होती है श्यामल वर्ण की, सांवले रंग की, उसको शिव चिड़ैया भी कहते हैं। वो चिड़ैया इसी को खाती हैं। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ जैसे हमारा कांकुन ख़त्म हो गया तो मैंने चावल, बहुत बारीक चावल, अच्छी किस्म का चावल मैंने डाला। नहीं, वो शिव चिड़ैया ने नहीं खाया। गेहूं का दलिया भी डाला, वो भी नहीं खाई। कोदो डाला मैंने, कोदो के चावल डाला, नहीं खाई। समा के चावल डाला, नहीं खाई। और सबसे दिलचस्प बात जो कि मुझे बहुत हैरान करता है कि छिलके समेत हमने कांकुन डाला, उसको भी उन्होंने बहुत चाव से नहीं खाया, हालांकि उसको खाया। लेकिन जब उसका चावल बना के हम डालते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिए हम, चावल डाले थे कांकुन का तो चिड़िया बहुत चाव से नहीं खाई थी। लेकिन जब हम छिलकेदार कांकुन डालते हैं तो उसको बड़े चाव से खाती हैं। चोंच में कांकुन को भर के उससे छिलका छुड़ाती हैं और फिर चावल को अंदर ले लेती हैं, इंटेक कर लेती हैं। तो कांकुन को चिड़ियों का अन्न कहते हैं, चिड़ियों का बाजरा इसको कहते हैं। घी मेरा गर्म हो गया है तो अब हम कांकुन को इस घी में डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। अक्सर मैं सिखाता रहता हूँ कि जैसे देखिए, अब हमको दिमाग में था कि 1 लीटर दूध में हम इतना कांकुन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं अपने मन पे काबू रखते हुए आधा ही डाल रहा हूँ। यही चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जिस भी चीज़ का खीर आप बना रहे हो उसकी मात्रा यदि तनिक ज़्यादा हो गई तो खीर आपका जो है बिगड़ जाएगा, वो भात जैसा हो जाएगा। फिर अब भुनने में भी थोड़ी सावधानी रखनी है, बहुत ज़्यादा ना भुनने पाए, नहीं तो दाने बहुत कड़े हो जाएंगे, और कम भी ना भुनने पाए, नहीं वही भात जैसा हो जाएगा खीर। तो चावल की खीर जैसे बनाते हैं तो भुनते इसीलिए है ना कि वो भात जैसा ना होने पाए, और क्या। नहीं तो दूध और भात खा लें, हो गया खीर। यही भुनने का यही महत्व है। अब इसको हम भुन लेंगे। भुनने के बाद इसमें दूध डाल देंगे, अपने हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर देंगे और खीर तैयार हो गया। खीर का मतलब यही होता है कि देसी घी में जिस चीज़ की खीर आप बना रहे हो उसको भून लो, फिर दूध पका दो, हो गई खीर। अब ज़रूरी नहीं कि देसी घी में ही हम इसको भुने। अगर मान लीजिए नहीं देसी घी है तो फिर अब आप विकल्प ढूंढिएगा, मैं इस पर कोई सलाह नहीं दूंगा। मक्खन में भी भुना जा सकता है, लेकिन वो जो अमूल के पराग के पीले पीले मक्खन आते हैं उसमें नहीं, जो सफ़ेद मक्खन आते हैं उसमें आप भून सकते हैं। मिलेट्स, ये जो बाजरा अन्न होते हैं, बहुत पहले हम समझते हैं कि मेरे पिता के बचपने में ये थालियों में मौजूद थे, लोग इसको खाते थे। सामा कोदो तो बहुत खाते थे। समा का चलन हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा था, उत्तर प्रदेश में समा बहुत खाया जाता था, लेकिन वो सब खत्म हो गया। कांकुन तो हमको नहीं लगता कि लोग जानते होंगे। अगर आप समा कहेंगे तो शायद कुछ लोग जान जाएं, लेकिन अगर कंगनी, कांकुन, कंकु ये सब नाम लेंगे तो लोग नहीं जानेंगे। कांकुन बिना भिगोया हुआ ऐसा है, थोड़ा सा देखिए लालिमा लिए हुए है, जबकि समा की खीर बनाते समय मैंने समा दिखाया था आपको, उसमें थोड़ी सफ़ेदी थी। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि समा कंगनी के मुकाबले थोड़ा गोरा है। अन्न को एक खास गुण के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। नकारात्मक अनाज, नेगेटिव ग्रेन्स, इसमें
इनमें कोई चिकित्सकीय गुण, हीलिंग प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं। गेहूं, धान वाला चावल, ये नकारात्मक अन्न में इनकी गिनती है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, गेहूं हुआ, चावल हुआ, इसमें कुछ पाया जाता है। जो पाया जाता है वो शरीर में गया, वो अपनी भूमिका अदा करेगा। लेकिन एक हीलिंग प्रॉपर्टी होती है कि अगर यदि आपके शरीर में कोई रोग पैदा हो गया है, कोई उपद्रव है, कोई दिक्कत है, तो उसको ठीक करे या उसको ठीक करने में मदद करे, हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। ये मोटे अनाजों में ही पाया जाता है, और वो मोटे अनाज यही हैं सावा, कोदो, काकुन और कुटकी। इसके बाद तटस्थ अनाज होते हैं, न्यूट्रल ग्रेन्स। इनमें कोई चिकित्सीय गुण नहीं होता है, लेकिन शरीर जैसा है उसे वैसा ही बनाए रखने का गुण इनमें होता है। हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन ये कोई नेगेटिव भी नहीं है। जैसा शरीर आपका वैसा बना रहेगा, जो है एज इट इज। और इसमें जो है ज्वार, बाजरा और रागी शुमार है, ये न्यूट्रल ग्रेन्स हैं। हालांकि रागी के बारे में आपको बता दूं, रागी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गेहूं के आटे में रागी का आटा और जौ का आटा मिला करके आप रोटी बनाया करिए तो अच्छा रहेगा। कम से कम जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, जिनको कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा है, उनके लिए ये सुझाव है। फिर सकारात्मक अनाज है पॉजिटिव ग्रेन्स। इनमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, चिकित्सकीय गुण होता है इनमें, और उनमें गिनती इन्हीं की है, सामा, कोदो, कुटकी, कांकुन। शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी से पैदा हुए रोग किसी विशेष अनाज से बने भोजन से दूर किए जा सकें। वो विशेष अनाज यही हैं, कंगनी, फॉक्सटेल मिलेट, झंगोरा जिसे सावा कहते हैं, बर्नयार्ड मिलेट, कोदो मिलेट, कुटकी, लिटिल मिलेट। कंगनी के आप भात भी खा सकते हैं, खीर भी खा सकते हैं, खिचड़ी भी खा सकते हैं। मोटे अन्नों में दूसरी सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल खास तौर से पूर्वी एशिया में कंगनी ही है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी भुन गया है, और इससे अधिक भुनना ठीक नहीं है। अब इसमें हम दूध मिला दे रहे हैं। अब दूध मिला के पकाइए इसको, ताकि वो जो अनाज है वो पक जाए। चूँकि हमने 3.5 घंटे इसको भिगो के रखा था पहले से ही, इसलिए पकने में ज़्यादा दिक्कत ये नहीं करेगा। हाँ, आपको एक बात बताना मैं भूल गया, जो थायराइड के रोगी हैं उनको कंगनी का सेवन मना किया गया है। उनके लिए ये मना ही है कि वो कंगनी का सेवन ना करें। बकिया लोग कंगनी के चावल के भात, कंगनी के चावल की खिचड़ी और कंगनी के चावल की खीर बना के खा सकते हैं। खीर बनाना मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बहुत ही स्पेशल, बहुत ही स्पेशल। अगर स्पेशल व्यक्ति आपके घर कोई आ गया है, गेस्ट, तो उसको आप बना के खिलाइए, और मेरा दावा है कि वो कंगनी तो नहीं बता सकते हैं। सामा तो एक बार सुना हुआ है, सामा, कोदो। सामा के बारे में भी मशहूर है कि जो सुदामा कृष्ण जी के घर गए थे, उनके महल में, तो चावल लेके गए थे, वो सामा का चावल ही था। सामा के चावल को व्रत का चावल कहते हैं। काकुन के चावल को पक्षियों का चावल कहते हैं, पक्षियों का बाजरा कहते हैं, चीनी बाजरा भी इसको कहते हैं। यह एक वर्षीय घास है जिसका पौधा 4 से 7 फीट ऊंचा होता है। बीज बहुत ही महीन होते हैं, जिन पर पतला छिलका होता है जो आसानी से उतर जाता है। तमिलनाडु में इसे तिनी कहते हैं। बहुत पुराना अन्न है ये। आयरन, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। B3 का प्राकृतिक स्रोत है। एंटीऑक्सीडेंट भी है, आसानी से पच जाने वाला अन्न भी है। ये फॉक्सटेल मिलेट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इधर खीर मेरा पक रहा है, आज फ्लेम थोड़ा सा मैं तेज कर दूं।
हल्का सा तेज़ किया हमने, ज़्यादा धीमा था। तो वीडियो साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर इसको हम पकाते रहेंगे, बतियाते रहेंगे, कितना बतियाएंगे। अब बहुत ज़्यादा जानकारी हम आपको देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हम इस समय जायका के ट्रैक पर हैं और आपको नॉलेज चाहिए यदि कंगनी के बारे में, फॉक्सटेल मिलेट के बारे में, तो गूगल पे जाइए, सर्च करिए, सब लदा पड़ा है, पूरा भरमार है, डेटा ही डेटा उपलब्ध है। तो मैं समझ रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब इसको हम पका देंगे धीरे से, अब पक जाएगा समझ लीजिए। और हम काफ़ी देर दूध को गाढ़ा भी किए हैं और कंगनी के चावल को हमने भिगो के भी रखा है, तो काफ़ी सॉफ्ट हो गया था। अब इसमें हम सुगंध के लिए इलायची डाल दे रहे हैं, महीन बारीक कूट के हमने रखा हुआ है पहले से। तो ये खुशबू की बात हो गई। इसके बाद थोड़ा और पक जाए तो आप केसर मिला दीजिएगा। केसर से कलर बहुत बढ़िया हो जाता है, केसरिया कलर हो जाता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। और केसर की कलियां भी फूल करके, खिल करके फैल जाएंगी, वो देखने में और अच्छा लगता है, जैसे केसरिया दूध जैसा भी इसका रंग रूप हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से खीर बनके तैयार हो गया। बाकी आपकी मर्जी, इसमें मेवा डालना हो डाल लीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से खीर में मेवा नहीं डालता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैंने सारी चीज़ आपको देखो इतना हमने बचा लिया। ये ध्यान रखिएगा कि जिस पदार्थ का भी खीर आपको बनाना है उसको बहुत कम इसमें डालिएगा, बहुत कम डालिएगा। चावल की खीर बनाते समय भी कुछ लोग बेवकूफ़ी करते हैं, ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर वो भात जैसा हो जाता है, गाढ़ा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है। कम डालिए। और चावल को तो बहुत तोड़ के डालना चाहिए, बहुत बारीक चावल हो उसको भी थोड़ा सा दरदरा कर लेना चाहिए, टूटा हुआ अच्छा लगता है। तो मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर दूं। आज हम लोग फॉक्सटेल मिलेट, कंगनी, कांकू और टांगुन, इसके चावल की हमने खीर बनाई है और ये खीर बहुत टेस्टी होता है। आप भी खाइए और अपने प्रिय पात्रों को भी खिलाइए और गेस्ट को तो जरूर खिलाइए और पूछिएगा जरूर कि किस चीज़ की खीर आप खाएं, बताइए तो जाने। मैं बड़े यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि कम से कम कांकुन तो नहीं बता पाएंगे। सामा, कांकुन, कोदो, इन तीनों की खीर में सबसे बढ़िया स्वाद जो है आता है सामा के खीर का। नंबर 2 पे कांकुन की खीर है और नंबर 3 पे कोदो चावल की खीर है। कोदो चावल की खीर में थोड़ा सा बास एक स्पेशल आता है, वो जाता नहीं है, वो ही उसकी एक कमी है। डायबिटीज़ के रोगी भी कांकुन के भात खा सकते हैं, बशर्ते कि थायराइड की प्रॉब्लम ना हो उनको। घी थोड़ा जो लेना है शुरू में संभाल के लेना है, थोड़ा कम ही लेना है। भूनते समय ध्यान रखना है, ज़्यादा भी ना भुने, कम भी ना भुने। जिस चीज़ की खीर आप बना रहे हैं उसकी मात्रा पे ध्यान देना है, वो कम से कम लीजिए। आप इतना कम लीजिए कि जहाँ पर आपका मन करे नहीं भाई बस अब इससे कम नहीं लेंगे, तो वहीं तक लीजिए आप, बहुत थोड़ा। 3-4 घंटे पहले मोटे अनाज की खीर यदि आप बना रहे हैं तो उनको भिगो के रखिए। मोटे अनाजों में वही सामा, कोदो, कुटकी और कांकुन, कंगनी, बस। इसके बाद अपना पका लिए, इलायची डाल दिए सुगंध के लिए, केसर डाल दिए, केसर से सुगंध भी एक आती है और केसरिया रंग हो जाता है। केसर की कलियां देखो खिलने लगी, कितना सुंदर देखने में लग रहा है। आप कटोरी में परोसेंगे तो भी देखने में अच्छा लगेगा। इसके बाद अभी चीनी मिलाने का काम रह गया है। अब चीनी अपने हिसाब से मिला लीजिए। अगर चीनी मान लीजिए कम मिलाते हैं तो बाद में ज़्यादा हो जाएगा, मिलाया जा सकता है। ज़्यादा हो जाएगा तो भी ठीक है, खीर है तो मीठी अच्छी लगेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे आप, हम बताएं क्या करेंगे, दूध मिला देंगे। इसलिए चीनी डालने में कोई बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी नापतोल की ज़रूरत नहीं है कि इतने लीटर मिल्क में इतने ग्राम चीनी डालना चाहिए।
वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब बातें हमें सुहाती नहीं है किचन वर्क में। किचन वर्क प्रैक्टिस की चीज़ है, बार बार करने से चीज़ आ जाता है, अंदाज लग जाता है। तो इसी के साथ मैं अपना ये कार्यक्रम ही समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में आप लिखिए कि आपको ये वीडियो मेकिंग कैसा लगा और आपने बनाकर खाया कि नहीं, यदि खाया तो आपको अच्छा लगा कि नहीं, आपने बनाकर अपने किसी गेस्ट को, अपने किसी प्रिय को खिलाया कि नहीं, खिलाया तो उसके कमेंट्स क्या रहे, उसका रिएक्शन क्या रहा, ये सब बातें हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारे इस चैनल पे मिसलेनियस टॉपिक्स पे वीडियोज़ अपलोड होते हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, नमस्कार।